बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम आईपीएस पर हैं। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक लेटेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये नारकोटिक्स से मुतल्लिका केसेस से मुतल्लिका ये एक फैसला है। ये ऑनरेबल जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने एक इंतहाई अहम जजमेंट जो है वो मुंशियात से मुतल्लिका लेटेस्ट कवानीन को वज़ा करते हुए सादर फरमाई है। आज इस जजमेंट की के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और ऑनरेबल तारक सलीम शेख साहब ने जो लेटेस्ट असूल जो है इसके अंदर वज़ा कर दी हैं मुंशियात से मुतल्लिका केसेस में, उनके ऊपर जो है वो आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की जजमेंट। ये केस नंबर है 224 LIC पेज है 1103। इस जजमेंट के अंदर जो नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के अंदर मुंशियात से मुतल्लिका जो केसेस हैं उनको डील करने के लिए जो कानून है उसका नाम है द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, CNSA इसको बोलते हैं। ये जो कानून है ये पाकिस्तान के अंदर जो मुंशियात से मुतल्लिका मसाइल हैं उनको डील करता है। जो मुंशियात फरोश हैं या मुंशियात जो है वो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी रोकथाम के लिए इस कवानीन के तहत उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। और इस कानून के तहत ही ऐसे लोग जो इस घिनौने जुर्म में मुंशियात जैसे कारोबार से मुंसलिक होते हैं या मुंशियात इस्तेमाल करते हैं तो इस कानून के तहत जो है उनको सजाएं दी जाती हैं। तो आज हम इस कानून से मुतल्लिका ही एक लेटेस्ट जजमेंट जो है ऑनरेबल लॉर्ड की जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इससे मुतल्लिका ऑनरेबल लाहौर में एक बेल पिटीशन आती है जिसके अंदर ऑनरेबल तारक सलीम शेख साहब जो है वो बड़ा ही तफसीली फैसला सादर फरमाते हैं और इंतहाई अच्छा एक जो है वो आने वाले वक्त के लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट करते हैं। नाज़रीन इकराम, द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 CNSA के तहत जो है वो एक FIR होती है और इस FIR में जो खतून अक्यूज होती है इसके ऊपर इल्ज़ाम ये होता है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इससे 1420 ग्राम चरस जो है वो रिकवर करने का उसके ऊपर इल्ज़ाम होता है और इसके तहत उसके खिलाफ जो है वो ये FIR हुई होती है। तो ये जो केस है इसके अंदर नाज़रीन करम हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट ऑफ द केस था, ये मौजूदा जो केस है इसका जो मुद्दई मुस्तगीज था उसकी इस जो खतून अक्यूज है इसकी फैमिली के साथ, इसके हस्बैंड के साथ जो है वो पर्सनल गरज होता है। वो गरज किस बिना के ऊपर होता है कि कबल जी कुछ साल पहले जो है इसका बेटा जो है वो उठाया जाता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं होता, उसको गैर कानूनी तौर पर यही जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है वो उठाता है जिसके खिलाफ हस्बैंड ऑफ द अक्यूज ऑफ दिस केस जो है वो एक पटिशन जो है वो अंडर सेक्शन 491 जो है वो उसके खिलाफ जो है वो फाइल की जाती है, जिसमें जो डिटेनी होता है वो इस बंदे से कंप्लेंट से रिकवर होता है जिसके ऊपर जो है जो कंप्लेनेंट ऑफ द केस है इसकी सरजनश भी होती है, इसको जुर्माना भी होता है। तो इस तरह नाज़रीन इकराम इनकी एक प्रीवियस हिस्ट्री जो है, प्रीवियस एक चेन जो है लिटिगेशन की वो बनती नजर आती है। तो इस केस के अंदर नाज़रीन इकराम जो क्यूज कार्टून लेडी है उसका भी जो डिफेंस था वो इस केस के अंदर यही था कि इसने पर्सनल गैराज की बिना के ऊपर जो है ये मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज किया है, हालांकि हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। इस खातून के अलावा दीगर भी इस फैमिली के 5-6 मेंबरान के ऊपर जो है वो पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में जो है वो नारकोटिक्स के तहत मुंशियात के केस जो है वो दर्ज रजिस्टर किए होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारा जो इसकी हिस्ट्री है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज के कोर्ट के अंदर जो है वो ये डिस्कस होती है। और जिसके बाद ये सारे हालातों वाकयात डिस्कस होने के बाद ऑनरेबल जस्टिस साहब जो है इस खातून की जो बेल है वो मंजूर कर लेते हैं और जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए जो बेल का राइट है, जो कंसेशन ऑफ बेल है वो उस खातून को जो है वो दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये जजमेंट असल शुरू ही यहाँ से होती है। असल जो इसके अंदर कवानीन वज़ा किए गए हैं वो इसको बेल ग्रांट फरमाने के बाद नाज़रीन इकराम ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो है इस जजमेंट के अंदर बड़े ही तफसीली कुछ असूल वज़ा किए हैं जो कि पैरा नंबर 13 से जो है वो स्टार्ट होते हैं। पैरा नंबर 12 ऑफ दिस जजमेंट जो है उनके अंदर जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, दिस इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हुए हैं। उसके बाद जो डिफेंस है वो डिस्कस हुआ है, प्रोसिक्यूशन जो है वो इसके अंदर क्या कहती है ये डिस्कस करने के बाद बेल मंजूर होती है। उसके बाद जो है पैरा नंबर 13 से जो है वो
آج جو آپ کے ساتھ یہ ججمنٹ ڈسکس کرنے کا مقصد جو ہے وہ پیرا نمبر 13 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، پیرا نمبر 13 میں جو ہے وہ آنریبل جسٹس صاحب جو ہے کچھ انٹرنیشنل ٹریٹیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی کسی ملک نے انٹرنیشنل لیول پہ ٹریٹیز دستخط کیے ہوتے ہیں وہ ان پرنسپلز کو، ان ٹریٹیز کے آبجیکٹس کو جو ہے وہ ماننے کی پابند ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے قوانین جو ہے وہ وضع کرتی ہے۔ تو یہ منشیات سے متعلق، ڈرگ سے، نارکوٹک سے متعلقہ کچھ ٹریٹیز ہیں جن کو پیرا نمبر 13 میں آنریبل جسٹس صاحب نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ 3 ٹریٹیز سنگل کنونشن آن نارکوٹکس ڈرگز 1961 ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر کنونشن آف سائیکوٹراپک سبسٹانسز 1971 جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ایلیسیٹ ٹریفک ان نارکوٹکس ڈرگز اینڈ فزیوتراپک سبسٹانسز، یہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کا جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان نے یہ تمام ٹریٹیز جو ہیں وہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب پاکستان میں ڈرگ سے متعلقہ جو ہے وہ قوانین تشکیل دیے گئے تو ان ٹریٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان ٹریٹیز کے مطابق اس کے اندر جو پرنسپل، جو آبجیکٹس جو ہیں وہ وضع کیے گئے تھے، اس کے مطابق جو ہے وہ دی نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ بھی تشکیل دیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، جو بیسک آبجیکٹ ہوتا ہے قانون کا، جو بیسک آبجیکٹ جو اس ججمنٹ کے اندر ذکر ہوا ہے انٹرنیشنل قانون کا، مقصد یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن فراہم کی جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آفیشل کے پاس جو ہے، کسی آفیسر کے پاس پاورز ہوتی ہے تو وہ مس یوز آف پاورز بہت زیادہ کرتا ہے، ابیوز آف پاورز کرتا ہے، جس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ ناظرین اکرام دستخط کیے جاتے ہیں، اور ملکی قوانین جو ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی آزادیاں سلب کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کے عموماً جو رائٹس ہیں ان کو سلب کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا جو ہے وہ قانون کا بہترین مقصد ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد اس ججمنٹ کے اندر